रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव को अपने विजयादशमी समारोह का मुख्य अतिथि बनाया। ये पहला मौका है जब आरएसएस ने किसी महिला को अपने दशहरा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। संतोष यादव ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में परंपरागत शस्त्र पूजा की। सरसंघ चालक ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लानी चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है, समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो होता है। गांव-गांव में सज्जन शक्ति, रोम रोम में भारत भक्ति, यही विजय का महामंत्र है। दसों दिशा से करे प्रयाण, जय जय मेरे देश महान। इस कर्तव्य पथ पर हम सब स्वयं सेवक आगे बढ़े, समाज भी हमारे साथ आगे आए, स्वतंत्र रूप से भी हमारे साथ चल सकता है। हम सब लोग साथ मिलकर चले और परम वैभवी भारत को विश्व गुरु बनाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को भारत चीन सीमा से जुड़े हुए औली माणा इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। विजयादशमी के पावन पर्व पर सेना में प्रयोग होने वाले विभिन्न हथियारों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहला देश है जहां अस्त्रों की पूजा होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अष्टमी की पूजा के साथ साथ शास्त्रों की भी पूजा होती है, अपने आप में अनोखी परंपरा है। राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारे देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में खड़ी है। समस्याएं जो भी हो, सरकार सबका समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज भारत देश की पहचान अलग से विदेशों में भी स्थापित हो चुकी है। पहले ये चीजें नहीं थी। दुश्मन हमारे देश को आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये भारत देश के सैनिक की पहचान है। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलकर विजयादशमी का पावन पर्व मनाया, मिठाई खाई और यादों के लिए कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। विजयदशमी के पावन पर्व पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त पुरोहितों द्वारा निकाला गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त 12:01 पर शीतलकाल के लिए बंद होंगे। ठीक 12:05 पर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ के लिए रवाना होगी। डोली अगले दिन मुखबा पहुंचेगी, जहां पर श्रद्धालु आगामी 6 महीने तक मुखी मठ में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। वहीं 27 अक्टूबर को भैया दूज के पावन मौके पर अभिजीत मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोनों ही धामों में इस साल रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किए हैं। दोनों ही धाम में 10,41,997 यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 5,83,096 यात्री और यमुनोत्री धाम में 4,58,700 यात्री दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। बड़ी संख्या में यात्री चार धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में बुधवार से आरंभ हुए देव महाकुंभ के नाम से विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में शिरकत करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से सैकड़ों देवी देवता अपने हरियाणों संग जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यूं तो कुल्लू दशहरे में ये माना जाता है कि प्रत्येक देवी देवता की अपनी अहम भूमिका है, परंतु कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनके शिरकत किए बिना कुल्लू दशहरा आरंभ नहीं होता। इन्हीं में से एक है पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा,
जिन्हें कुल्लू राजघराने की दादी भी कहा जाता है। माँ हिडिंबा का कुल्लू दशहरे में विशेष योगदान माना जाता है। माँ हिडिंबा जब कुल्लू पहुँचती है तो यहाँ पर भगवान रघुनाथ की छड़ी माँ हिडिंबा को लेने के लिए रामशीला नामक स्थान पर ले जाई जाती है और यहाँ से माँ हिडिंबा भगवान रघुनाथ की छड़ी के साथ अपने हरियाणों संग रघुनाथपुर में स्थित भगवान रघुनाथ के मंदिर की ओर आती है। मधुबनी में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। झिझिया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्म बाबा और मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती है। पिछले कुछ सालों में झिझिया की चमक फीकी पड़ गई थी, लेकिन मधुबनी के युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने करीब 1 दशक पहले महिलाओं और बच्चियों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पॉजिटिव पहल की थी, जिसका सकारात्मक असर जमीन पर दिखने लगा है। नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी की रात से ही मधुबनी की सड़कों और पूजा पंडालों के आसपास झिझिया की झनक गूंजने लगी है। उमंग और उत्साह की तस्वीरें बयां कर रही है कि मधुबनी में एक बार फिर से झिझिया के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है। युवा कोरियोग्राफर विक्रांत का कहना है कि झिझिया लोक नृत्य को यदि सही तरीके से सहेजा जाए तो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल की समृद्ध लोक नृत्य की धमक डांडिया और गरबा की तरह ही देश भर में सुनाई देने लगे। आगे हम ये सोच रहे हैं इसके लिए कि झिझिया गरबा और डांडिया की तरह बॉलीवुड में फेमस हो। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी के पर्व में जहां देश के कई हिस्सों में होने वाली रामलीलाओं में रावण का वध कर उसका पुतला जलाया जाता है, वहीं राम की तपोभूमि चित्रकूट में एक ऐसा गांव है जहां के लोग दशहरे के दिन रावण की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट ही वो इलाका है जहां राम ने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष वनवास के बिताए थे। चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। चित्रकूट के रेपुरा गांव में राम ही नहीं बल्कि रावण की पूजा किए जाने का रिवाज भी है। रावण की पूजा करने का ये रिवाज सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। आज भी इस गांव के लोग गांव की सीमा में स्थापित रावण की विशाल मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि वो रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण की विद्वता की कद्र करते हैं। रावण की पूजा करने की वजह से ही चित्रकूट के इस गांव की पहचान विद्वानों के गांव के रूप में होने लगी है। रेपुरा गांव के कई लोग IAS, IES, PCS सहित तमाम उच्च सरकारी पदों पर आसीन हैं। बागपत में एक ऐसा गांव है जिसका नाम भी रावण के नाम पर रखा गया है। इस गांव का नाम है रावण उर्फ बड़ा गांव। इस रावण गांव में ना तो रामलीला का आयोजन होता है और ना ही दशहरे पर रावण का दहन। ये गांव बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में देश की राजधानी दिल्ली से महज 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ रावण को लेकर लोगों के मन में आस्था है, क्योंकि यहाँ के लोग रावण को देवता मानते हैं और देवता को ना जलाया जाता है ना उसका वध किया जाता है। ऐसी कहावत है कि रावण लंका में मां मंशा देवी को विराजमान करना चाहता था, जिसके लिए रावण ने कठोर तपस्या से मां को प्रसन्न किया। जिसके बाद रावण मां का शक्तिपुंज लेकर हिमालय से लंका जा रहा था। तभी जब बागपत के बड़ा गांव शक्तिपुंज लेकर पहुंचा तो रावण को लघु शंका की शिकायत हुई, तो रावण ने मां का शक्तिपुंज एक ग्वाले को दे दिया। ग्वाला मां का तेज सहन नहीं कर सका और शक्तिपुंज जमीन पर रख दिया। तब से मां बड़ा गांव में विराजमान हो गई और उस मंदिर का नाम मां मंशा देवी मंदिर है। लोगों का कहना है कि रावण की वजह से गांव में मां मंशा देवी की स्थापना हुई है, इसलिए वो उनके लिए देवता है, जिस कारण यहाँ के लोग रावण का वध नहीं करते। भारत विभिन्नताओं वाला देश है, जहां शहर शहर में अनेक प्रकार की बोलियों से परंपराओं से संजोए कई प्रकार के त्योहारों की कहानियां हैं। एक ऐसी कहानी भी है जहां पर रावण दहन के बाद जलेबी से मीठा मुंह करके दशहरा मनाया जाता है। सिरोही में दशहरे पर जलेबी खाने की अनोखी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। रावण के दहन के बाद पूरा शहर जलेबी की मिठास में डूब जाता है। सिरोही शहर में अनेक जगह जलेबियों के पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ही दिन में 5 लाख तक रुपए का व्यापार होता है। इस परंपरा के कई कयास भी लगाए जाते हैं।
क्योंकि गुजरात पास में होने के कारण जलेबी की मिठास लोगों को मन को भाने वाली लगती है। सिरोही में 100 से ज्यादा मिठाई की दुकान है, जहां पर खास तौर से विजयदशमी पर जलेबी का मिष्ठान बनाया जाता है और इस दशहरे के दिन मुख्य मार्ग वर्ग गली मोहल्लों में जलेबी पकवान के ठेले लगते हैं। रावण दहन के बाद सीधा लोग जलेबी खाने के लिए इन दुकानों पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जलेबी विशेष तौर से कुरकुरी बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही शाही अंदाज की होती है। सिरोही में रावण और मेघनाथ के पुतला दहन के बाद सीधे ही लोग बाजारों में जलेबी खाने के लिए यहाँ पर नजर आते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आतंक मचा रहे बाघ को काबू करने के लिए लगी 400 वन कर्मियों की टीम के हाथ अभी खाली हैं। बाघ के लोकेशन बदलने के कारण रेस्क्यू बार बार विफल हो जाता है। फिलहाल नए इलाके में बाघ की घेराबंदी की गई है और उसे ट्रैंक्विलाइजर गन की सहारे से कब्जे में लेने के लिए मशक्कत जारी है। कई सप्ताह के बाद भी जंगल किनारे गन्ने के खेत में भटक रही वन कर्मियों की टीम को उस बाघ की तलाश है। बाघ ने 2 लोगों को शिकार करने के बाद इलाके में दहशत फैला दी है। लोकेशन बदलकर फिलहाल ये बाघ अब गोरबधना के डुमरी के समीप पहुंचा है। 400 वन कर्मियों को कई टीमों में बांटकर रेस्क्यू में लगाया गया है। 25 वन कर्मी तो सिर्फ बाघ के पग मार्ग देखने में लगे हैं। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुका इस बाघ की रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नीशमणि संभाल रहे हैं। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान ना हो। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकले लगभग 60 हाथियों के झुंड ने जमकर आतंक फैला रखा है। लगभग 20 गांव के खेतों में हाथियों के गन्ने धान की फसल को तहस नहस कर दिया गया है। हाथियों के आतंक के चलते लोग अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। जैतीपुर गांव पहुंचे इस हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। खेतों की रखवाली कर रहे किसानों ने जब इन हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की तो हाथियों ने किसानों पर हमला कर दिया। बमुश्किल किसानों ने पटाखे जलाकर और शोर मचाकर इन हाथियों से अपनी जान बचाई। हाथियों के आतंक से किसान वन विभाग से अपील कर रहा है, जल्द से जल्द इन हाथियों को जंगल में खदेड़ दें, क्योंकि इस समय धान कटाई का समय चल रहा है। अगर सही समय पर धान की कटाई नहीं हो पाई तो आने वाले दिवाली का त्योहार किसानों के लिए फीका पड़ जाएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में छठवें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार छठवें दीपोत्सव के मौके पर 14 लाख दीपक राम की पौड़ी पर जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 16 लाख दीपक मंगाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में ये दीपक लगभग दोगुने हैं। सबसे ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था। 10.5 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों ने बना दिया है। इसके अलावा आस पड़ोस के जनपद के भी मिट्टी के दीपक मंगाए गए हैं। इस वर्ष दीपक लाने का क्रम पहले से शुरू कर दिया गया है। इनको सुरक्षित रखा जा रहा है। इस वर्ष दीपक के साइज में भी इजाफा किया गया है। पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस बार 10 ml ज्यादा तेल दीपकों में डाला जाएगा, यानी कि 40 ml तेल दीपक रहेगा, ताकि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तय समय तक दीपक जलते रहें। आज देखे जरा किसमें कितना है दम। जब 2 सांडों में हुई जमकर लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सांड एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। बीच सड़क पर ही दोनों भिड़ गए और अपना दमखम दिखाने लगे। एक दूसरे को पटकने की होड़ लगाने लगे। कभी पहले सांड का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरा सांड पटखनी देता नजर आ रहा है। सांडों की लड़ाई का वीडियो कटिहार के मनिहारी सड़क के बरमसिया के पास का है, जहां सड़क पर बुल फाइट शुरू हो गई। दोनों सांड सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लड़ते लड़ते दोनों सांड बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इनकी लड़ाई को देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं। लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर भी दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहता है। जब दोनों सांडों की लड़ाई खत्म होती है, तब जाकर लोगों की जान में जान आती है। करीब
2 महीने पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली एक महिला पारंपरिक परिधान पहनकर यूरोप में एक बीच पर नजर आई थी। इस वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम धोली मीना है, जो यूरोप के माल्टा में पति लोकेश मीना के साथ रहती है। लोकेश भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यूरोप में भारतीय दूतावास में तैनात लोकेश मीना तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भारतीय संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से ओतप्रोत रहती हैं और इंस्टाग्राम पर राजस्थानी संस्कृति से जुड़े वीडियो डालती रहती हैं, जो अब पूरे देश विदेश में फेमस हो चुकी हैं। वायरल काके ऑन बीच मानी जाने वाली धोली अब तक 203 पोस्ट डाल चुकी हैं और उसके 11,600 फॉलोवर हैं। धोली मीना पहले अंग्रेजी नहीं जानती थी, ऐसे में उसे विदेश में रहना और बाजार से कुछ खरीद के लाना बड़ी परेशानी का काम लगता था, लेकिन धीरे धीरे धोली मीना अंग्रेजी में एक्सपर्ट हो गई और अब वो आसानी से बाजार में जाकर शॉपिंग करती हैं। अब तो मुझे धीरे धीरे 10 साल हो गए बाहर रहते हुए, तो मैं भी अब सब बोल लेती हूँ। घर का कोई भी सामान हो, सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह, कपड़े भी खुद ही ले आती हूँ। अब तो बाजार मार्केट जाके मैं खुद ले आती हूँ। यूपी के अति पिछड़े जनपदों में से एक सिद्धार्थनगर जिले के एक सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण होने जा रहा है। सरकारी स्कूल में निर्मित होने वाली ये प्रयोगशाला देश की पहली प्रयोगशाला होगी। इस बात की पुष्टि ग्राम प्रधान दिलीप त्रिपाठी ने की है। सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाने की राह में अग्रणी ये पूर्व माध्यमिक स्कूल डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के हसुड़ी और सानपुर में स्थित है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला के निर्माण का काम 10 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा, जिसका निर्माण व्योमिका स्पेस अकादमी द्वारा किया जाएगा। ये संस्था इसरो से संबंधित है। प्रयोगशाला निर्माण के बाद स्कूल में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके लिए इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेंगे। साथ ही समय समय पर स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। कब्रिस्तान, जिसका नाम सुनते ही अच्छे लोग डर जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में बच्चे उछल कूद करें और वहां बैठकर खाना खाएं तो चौंकिएगा नहीं। ये हकीकत है आगरा के पंचकुइया कब्रिस्तान की। दरअसल यहाँ एक स्कूल चलता है जिसमें गरीब बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये स्कूल 50 साल पुराना स्कूल है। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और किताबों की कमी के चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी कमी सिर्फ किताबों की हमारे पास में। स्कूल की व्यवस्था तो हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग अपने स्तर से जो भी हमारे यहाँ जो सहयोग होता है हम उससे सारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, लेकिन बाज़ारों में किताब ना होने की वजह से ये ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। तो हमारा यही सभी से निवेदन है कि हमारे किसी भी तरह से या तो हमें बाज़ार में उपलब्ध करा दी जाए या फिर हमें किसी सरकार की तरफ से किताबें मुहैया कराएं, जिससे हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें। हर पम से हर पम बम की भोली बात करेगी। टोंक के मालपुरा में मंगलवार को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। दशहरा महोत्सव समिति नगर पालिका सहयोग से कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी समेत जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। कवियत्री अनामिका अंबर ने कविता और गीतों के माध्यम से समा बांधा। योगी और मोदी के साथ राष्ट्रभक्ति की कविताओं से सभा स्थल गूंज उठा। अन्य कवियों ने भी कविताओं के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध किया। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर तोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वाह वाह वाह। नामचीन कवियों के साथ साथ अन्य कवियों की कविताओं को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कवियों ने देशभक्ति, दशहरे और कॉमेडी और पैरोडी पर आधारित कई कविताएं प्रस्तुत की, जिसको सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठे। कवि सम्मेलन को लेकर लोगों में इतना जज्बा था कि लोग देर रात तक जमे रहे। लोक संगीत की मधुर तान के दीवानों के लिए जोधपुर 2 साल बाद फिर गवाह बनेगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 6 अक्टूबर से राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जाएगा।
कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के बाद इस साल 6 से 10 अक्टूबर तक रिफ का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर रिफ के 13वें संस्करण का आयोजन मेहरानगढ़ दुर्ग और जसवंत थड़ा में होगा। दुनिया भर के संगीत प्रेमी राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर में आयोजित होने वाले 5 दिन के भव्य संगीत महोत्सव में न केवल विश्व स्तरीय संगीत सुन पाएंगे बल्कि जड़ों को भी समझ पाएंगे। जोधपुर रिफ महोत्सव में भारत सहित 9 देशों के 250 से अधिक म्यूजिशियंस और कलाकार संगीत लहरियों को बिखेरेंगे। 2 साल के अंतराल के बाद इस बार पुनः जोधपुर की रिफ की वापसी हुई है। इस बार नई पीढ़ी के साथ ही रोमांचक और नवीन शैली का आदान प्रदान ख्याति प्राप्त और स्थानीय कलाकार करेंगे। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों बच्चों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने दरियाई घोड़े यानी हिप्पो को लेकर खुशखबरी है। 3 साल पहले सितंबर 2019 में दिल्ली जू से दरियाई घोड़े का एक जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। धरती पर हाथी के बाद सबसे वजनी प्राणी के तौर पर दरियाई घोड़े को जाना जाता है। जयपुर के इन दोनों दरियाई घोड़े में नर का वजन 2600 किलो और मादा का वजन भी करीब 2700 किलो था, लेकिन मादा दरियाई घोड़ा रानी के गर्भवती होने के बाद उसका वजन भी बढ़कर 2800 किलो के आसपास हो गया है। 2 साल पहले ही यहाँ एक बेबी हिप्पो राजकुमारी का जन्म हुआ था। राजकुमारी अभी तक अपनी मां के साथ ही रहती है। ऐसे में मादा रानी के गर्भवती होने के बाद से ही वन विभाग ने उसकी खास निगरानी शुरू कर दी है और अब उसे खास डाइट देना भी शुरू किया गया है। पशु चिकित्सकों की माने तो जल्द ही मादा हिप्पो एक बच्चे को जन्म देगी। इस जंबो साइज परिवार में वन विभाग को दिवाली के आसपास जंबो साइज खुशी मिलने की उम्मीद है। सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। सेल्फी के चक्कर में वे किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व खुलने के साथ ही यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। रोजाना भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ 70 से ज्यादा बाघ विचरण कर रहे हैं और बाघ आए दिन रोड पार भी करते हैं और गांव में देखे जा सकते हैं। प्रशासन की मनाही के बावजूद लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और वे बाघों के पास जाकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के पन्ना छतरपुर मार्ग नेशनल हाईवे 39 का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग सेल्फी के चक्कर में बाघ के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं और सेल्फी की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब जानवर किसी इंसान को मार दे तो सब लोग उसे आदमखोर कहने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक जानवर की जान मिलकर इंसानों ने ले ली तो सोचे इन्हें क्या कहें। मानवता को शर्मसार करने वाला यह वीडियो खरगोन का है, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर एक कुत्ते की पत्थरों से पीट कर निर्मम हत्या का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में 4 युवक कुत्ते को बड़े बड़े पत्थर मार रहे हैं। कुत्ते की निर्मम हत्या के बाद कर्तव्य जीव आश्रय संस्था के सदस्यों ने खरगोन कोतवाली थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना खरगोन के मुक्तिधाम के पास की बताई जा रही है। सबसे वफादार माने जाने वाले कुत्ते की निर्मम हत्या के वायरल वीडियो से शहर में सनसनी फैल गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।